Okay, Assalamu alaikum everyone. I am Anam Saeed. I have recently qualified CSS 24th attempt, and as far as my qualification is concerned, I have done my masters in botany with the major subject of environmental science. So अगर हम environmental science की बात करें और इसके subject की बात करें कि इसको आप लोगों को क्यों choose करना चाहिए as a optional, तो हम उस पे भी अभी next slides में उसके prospects पे बात करते हैं। और अगर हम सिर्फ इस सेशन को लेके चलें तो इस सेशन में आपके पास 15 लेक्चर्स होंगे। सो मिनिमल टाइम में आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 वीक्स। 4 डेज अ वीक क्लास होंगी आपकी, थर्सडे टू संडे। टाइमिंग्स इधर मेंशन है 7 to 8:30 PM। इसमें हम हर वीक के एंड पे आपका जो है वो जितना आपने टॉपिक्स कवर किए होंगे इन 4 क्लासेस में, तो वीकेंड पे आपका या फिर मंडे को या ट्यूसडे को वो आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपका सब टॉपिक वाइज़ भी टेस्ट साथ-साथ कवर हो जाएँगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएँगे तो फिर आपका एक 3 ग्रैंड मॉक्स होंगे इसके एंड पे। ठीक है? एक तो मैं 1 वीक के बाद कंडक्ट करा लूँगी, और फिर बाकी जैसे आप लोग विलिंग होंगे जैसे भी देने के लिए शेड्यूल मॉक, तो फिर वो हो जाएँगे। नेक्स्ट इसमें जब रिकॉर्डिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको CSS 2026 की अटेम्प्ट से पहले तक सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी गूगल क्लासरूम पे। ठीक है? PDF मटेरियल आप लोगों को सेंड किया जाएगा, और वो मटेरियल जो होगा वो इनफ होगा। आप लोगों को किसी बुक या किसी और सोर्स से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप खुद करना चाहें अपनी रीडिंग के लिए तो वो कर सकते हैं, बट इतना मटेरियल होगा इनफ कि आप लोगों को वो मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा, कंटेम्परेरी इश्यूज़ पे भी होगा। सो वो मैं सब कुछ उसमें कवर करवाऊँगी। ओके, एनवायरमेंटल साइंस का जो स्कोरिंग पोटेंशियल है, वो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हिट नहीं होते कभी। ठीक है? तो एनवायरमेंटल साइंस उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो आज तक हिट नहीं हुआ। और इसमें एक जो अच्छी बात वो ये है कि एनवायरमेंटल साइंस एक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपने फैक्ट्स पे लिखना है। अगर आपकी कोई थ्योरी होगी या कोई फिलॉसफी होगी, तो वो उसको आप मतलब कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू के हवाले से वो आपको इसको निगेट नहीं कर सकता। तो ये एक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आप अगर फैक्ट्स लिख के आएँगे, साइंस बेस्ड क्वेश्चंस का सही आंसर लिख के आएँगे, तो वो आपको सही मार्क्स भी देगा। ओके। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि 3 वीक्स में आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी बैच 1 कंप्लीट हुआ है, उसमें भी टोटल 15 लेक्चर्स हुए हैं, और उसमें ईज़िली आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कवर हो गया। नेक्स्ट अगर हम रेलेवेंस की बात करें, तो आप लोग सब फ़ैमिलियर हैं क्लाइमेट चेंज से भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी, ये सब आप लोग सुनते भी रहते हैं। आजकल आप लोग जैसे फ्लड्स को देख रहे हैं पाकिस्तान में, और इस फ्लड्स की जो रेपरकशंस हैं, इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना इस पे लॉस हुआ है, और ओवरऑल ग्लोबल एरिना में आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को ये हर चीज़ में रेलेवेंस इसकी नज़र आ रही है। तो ये कोई न्यू कांसेप्ट नहीं है एनवायरमेंटल साइंस में। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करता है, जैसे कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है CSS का, उसमें एनवायरमेंटल साइंस एक पूरा पोर्शन है उसमें। ठीक है? करंट अफेयर्स में जैसे अभी मैंने मेंशन कर दिया आपको। एसए की अगर हम देखें तो CSS 2025 में एसए आया हुआ है, ग्लोबल एजेंसी, रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल एजेंसी। नेक्स्ट ज्योग्राफी अगर किसी का सब्जेक्ट है CSS या PMS में, तो उसमें मेजर सेक्शन जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का है। जैसे आप GSA को ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट करते हैं बल्कि, क्योंकि वो कंपल्सरी है। अगर कोई ये कहता है कि हमारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर भी वो GSA को इजीली हैंडल कर लेते हैं। इतनी साइंस सबको आती है, क्योंकि मैट्रिक तक जो बायो है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो एनवायरमेंटल साइंस के आगे हम सिलेबस ब्रेकडाउन में देखेंगे तो हाफ से ज़्यादा चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को पहले से उनकी नो हाउ होगी। बस उसको कुछ टेक्निकल टर्म्स में कैसे लेके चलना है कि अच्छा स्कोर आपका आ जाए, और एक CSS लेवल का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, उस तरह का मटेरियल। वो आप लोगों को इस लेवल पे अंदाज़ा होगा भी कि किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। तो एनवायरमेंटल साइंस को इतनी
हार्ड कोर साइंस नहीं होगी आपके लिए, आप इजीली उसको, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी का इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, मतलब स्पेसिफिकली इससे बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो इसको इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस ब्रेकडाउन की बात करें, सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से एनवायरमेंटल साइंस का कंसेप्ट आया, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप आजकल की हेडलाइंस में भी सुनते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की बात की है, या वर्ल्ड बैंक ने ये क्लाइमेट पे रिपोर्ट दी है, या रियो समिट या अर्थ समिट। अदर देन दिस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग एमपीटी या इसके हवाले से भी तैयार करते हैं, कि कोप हो रही हैं, जैसे कोप 27 को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली थी, फिर कोप 28, अब 29 हुई, और अब जो है वो कोप 30 होगी। और ये आपके एमपीटी में भी इसका एमसीक्यू आता होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ये इस तरह की वर्ड सुनते रहते हैं, तो ये सब कुछ इन्वायरमेंटल थॉट में हम पढ़ेंगे कि इनका इनका आगाज़ कैसे हुआ, ये स्टार्ट कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। अगर हम कोई भी आर्टिकल आजकल आप उठा लें, फ्लड्स को देख के, तो हम हर जगह ये वर्ड पढ़ रहे होते हैं, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहा है, तो उसको सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने चाहिए, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए। अगर फ्लड्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान उसको सस्टेनेबल वाटर सिक्योरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अराउंड लाई करती हैं सस्टेनेबल के। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इन्वायरमेंटल साइंस में, सस्टेनेबल का। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के साथ, बायो इंजीनियरिंग के साथ एनवायरमेंटल साइंस कैसे लिंक करती है, या इकोनॉमी के साथ कैसे लिंक करती है। इस तरह से इसकी डिफरेंट नेचर्स हैं। केमिस्ट्री के साथ कैसे लिंक करती है, फिजिक्स के साथ एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। सो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स हम इसमें देखेंगे। क्लाइमेट चेंज, आपको अगर इन्वायरमेंटल साइंस में इसको ना भी कवर करें, आपको ये जीएसए में भी कवर करना है, आपको ये करंट अफेयर्स में भी कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं। अभी जो बजट आया है उसमें क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन के लिए कितना एलोकेट हुआ है, बजट अलॉट हुआ है, और दूसरा मिटिगेशन के लिए कितना अलॉट हुआ है। सो अब इस पे बात की जा रही है, ग्लोबली तो की जा रही है, पाकिस्तान में भी की जा रही है। सो ये क्लाइमेट चेंज का जो चैप्टर है वो आपके हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कंपल्सरीज में आपके आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, जीएसए में। सो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है नेक्स्ट चैप्टर। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में पाकिस्तान के कुछ एक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने पॉलिसीज डिफरेंट बनाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, सो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर पाकिस्तान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहा है, जैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आपने सुना होगा, जो अब रिसेंटली पाकिस्तान ने लिया है, इस तरह की चीज़ आ गई इसमें। और इसमें आ सकता है आपके पास, जैसे बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान या ग्लोबली लिए जाते हैं, वो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में आ जाते हैं। और ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ये मोर और लेस दोनों सेम चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, कि इन्वायरमेंट में कोई भी हमने प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो उसकी कैसे असेसमेंट होगी, और वो कैसे परमिशन मिलती है उस प्रोजेक्ट को लगाने की, कि वो बाकी के इन्वायरमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहा। सो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बट अगर मैं आपसे इसकी इम्पोर्टेंस पे डिस्कस करूँ कि इसका सिलेबस ब्रेक डाउन, कि आप सिर्फ ये 5-6 चैप्टर्स करके, ये ऊपर वाले सिर्फ 5 चैप्टर्स करके भी इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो तीनों चैप्टर्स है, इसमें हार्डली एक क्वेश्चन आता है हर साल, तो हम पास्ट पेपर एनालिसिस में भी इसको देखेंगे। सो ये आप लोगों के सामने है कि इसका इतना लंबा सिलेबस नहीं है, कि जैसे आपके बाकी ऑप्शनल्स के हैं इसमें से पेपर पैटर्न, वैसे ही एनवायरमेंटल साइंस का है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे आपके पास, और जो सब्जेक्टिव वो 80 मार्क्स का होगा।
इसमें ये होता है कि 4 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स ईच, बट ऐसे हो जाता है कि कभी-कभी पार्ट्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले अगर हम देखें 2017-18 में 2017 और 2018 में के पेपर्स में तो एबीसी पार्ट्स में भी उनको डिवाइड किया हुआ था। तो 20 मार्क्स की इस तरह से ब्रेक डाउन की थी 3 पार्ट्स में। बट अगर हम पिछले 3-4 साल का एनालिसिस करते हैं पास्ट पेपर्स का, तो वो लोग जो 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे 7 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें से आपने 4 करने हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं 10 मार्क्स ईच, बट बाकी जो हैं वो सब 20-20 मार्क्स के एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके हवाले से अगर हम देख लेते हैं पास्ट पेपर एनालिसिस में, सो आप ये देखेंगे इस पेपर में व्हाट आर सस्टेनेबल अप्रोचेस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये आपके लिए जीएसए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो जैसे अभी आपसे बात की मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सिर्फ ये चैप्टर कवर करके ही आपके ना 2-3 सवाल आराम से कवर हो जाते हैं हर उसमें। कोई भी आपका पेपर आता है, पास्ट पेपर आप एनालिसिस कर लें। जैसे अब ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, क्वेश्चन नंबर 6। सो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आप देखें कि एक ही चैप्टर से आपके 3 ये क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह से आप कुछ ही आपने चैप्टर्स अच्छे से करने हैं और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। ओके, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ये, राइट अ डिटेल नोट ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी होती है? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो आप ये हर सब्जेक्ट में इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। उसमें भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स में, क्योंकि अब रीन्यूएबल की बात हो रही है। फिर जीएसए में पढ़ते हैं आप इसको। फूड सिक्योरिटी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन फूड प्रोडक्शन, सो ये एक इसी उससे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायो रेमिडिएशन, डिफरेंट स्टेप्स इन एरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ बायोगैस जनरेशन। ये बायोगैस जो है ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आ गया क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इस साल जो पेपर आया, ये जो पेपर है इसमें भी 2 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हैं। फिर ये एक और पास्ट पेपर है, इसमें आप देखें हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। सो ये टॉपिक आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सो हमने अभी जो पास्ट पेपर एनालिसिस किया है वो सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का किया है। तो आप देखेंगे किस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ओके, 80 प्लस स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसमें सबसे पहले तो आप, ये एक रेसिपी है अच्छे मार्क्स लेने की सीएसएस का, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका पेपर हो, कि आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आपको अगर सही ज्यादा नहीं भी आ रहा तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख के आए, क्वेश्चन स्किप नहीं करना। कंपल्सरीज में भी ये इशू बच्चों को आता है कि उनके मार्क्स सही से नहीं आ रहे होते और वो कहते हैं कि हमने पेपर अच्छा किया था बट उस तरह से मार्क्स नहीं आए। बट अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट नहीं करके आते क्वेश्चन पेपर। तो आपने एक तो ये है कि चारों के चारों क्वेश्चंस आपने इसमें, आपने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि आपके चारों क्वेश्चंस एक अच्छी स्पीड के साथ मैनेज हो जाएं इसमें। नेक्स्ट है स्पेशल फोकस ऑन एमसीक्यूज। कोई भी सब्जेक्ट है, आपके अगर एमसीक्यूज 20 में से आपके 18-17 इतने मार्क्स आ गए हैं, तो आपके खुद ब खुद आपका बूस्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट का स्कोर। तो आपने एमसीक्यूज पे इस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड भी करूंगी। अभी किसी ने पूछा भी हुआ है कि आप एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगी पीडीएफ के फॉर्म में इस तरह से, तो मैं इसको प्रोवाइड करूंगी, और टेस्ट में भी आपके एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूड होंगे। और एक और बात ये मेंशन करूंगी मैं कि इसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते इन्वायरमेंटल साइंस में। आपने अगर सिलेबस ही अच्छे से कवर किया होगा तो वो उसी में से क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप क्रिमिनोलॉजी की एग्जांपल ले लें, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको
क्रिमिनोलॉजी की बुक्स या और चीज़ें थोड़ी-सी प्रिपेयर करनी पड़ जाती हैं, अदर देन दी सब्जेक्ट, बट इसके इस तरह से नहीं है, एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर्स के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। नंबर 3 पे है कि डायग्राम्स को आप कैसे यूज़ करें, फ्लो चार्ट्स को, केस स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट करें, तो ये आपको आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। फिर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्पेशली होता है कि आपने प्रेज़ेंट इस तरह से करना है अपना आंसर और इस तरह के जार्गन्स यूज़ करने हैं कुछ कि एग्ज़ामिनर को लगे कि आपकी स्पेशलिटी है वो सब्जेक्ट। सो आपने टेक्निकल टर्म्स का कुछ यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी भी। जब जैसे-जैसे हम इसको कवर करेंगे सब्जेक्ट को, तो हम इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। फिर आपने आंसर को अपने जैसे एसडीजीज़ की अगर हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो 17 गोल्स हैं, वो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके करंट अफेयर या पाक अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप उसको डिफरेंट वे में कोट कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। इसी तरह रीसेंट जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कोप अब हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। सो इस तरह की कंटेम्परेरी चीज़ें आप ऐड करेंगे, कंटेम्परेरी स्टैट, तो वो आपके जो आंसर होगा उसको स्टैंड आउट करवाएगा। इसको आपने जनरल वे में नहीं लिखना, जैसे पॉल्यूशन जाता है, तो अब आप सबके पास पॉल्यूशन का एक जनरल कांसेप्ट है इस टाइम। बट जैसे हम इसको तैयार करेंगे एनवायरमेंटल साइंस को, तो मैं आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस इसकी बताऊँगी कि वर्ल्ड बैंक ने इसकी क्या डेफिनेशंस दी हुई है, यूएनओ ने क्या डेफिनेशंस दी हुई हैं। इस तरह से आपको अपने पेपर को प्रेज़ेंट करना है, एक फुल उसमें जनरल वे में पेपर नहीं करना, वरना आपका जो है वो स्कोर कम हो सकता है। बट आप इस चीज़ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैंने इसी तरह आपको तैयारी करवानी है, जैसे मैंने खुद की थी, और आपको स्लाइड्स देखकर बहुत इसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आप राइट डायरेक्शन पे हैं, क्योंकि स्लाइड्स में मैंने ईच एंड एवरीथिंग कवर की हुई है। सो यही है कि अगर हम डायग्राम्स या केस स्टडीज़ इस तरह से एक सिंपल-सिंपल क्वेश्चन लिख देंगे पैराग्राफ की फॉर्म्स में, या फिर कोई उसमें मैप ऐड नहीं किया, या फिर कोई रेफरेंस ऐड नहीं किया, तो वो आपका लो स्कोर हो जाता है उस आंसर का। तो ये सब चीज़ें ऐड करना ज़रूरी हो जाती हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड आप किसी भी आंसर को अपने सब्सटेंशिएट कर देंगे। जैसे अगर आपसे पूछेंगे वो नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखिए कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये आपके लिए एस्से के लिए भी जब आप आउटलाइन्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आप ये चीज़ें तैयार कर रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज या फ्लड्स हैं जो पाकिस्तान में अब रिसेंटली 2025 में आए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है या फिर नेचुरल डिज़ास्टर है। आप अगर सिर्फ़ एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन ले लें, अगर वो कहे आपको कि नोट लिखें नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, और आप उसमें पाकिस्तान जो कि अभी एक इतने बड़े डिज़ास्टर से गुज़रा है, आप उसको कोट नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पे वो इतना अच्छा स्कोर नहीं देगा। तो पाकिस्तान से रिलेट करें, उसको ग्लोबली रिलेट करें, इस तरह से आपने, ये सिर्फ़ एनवायरमेंटल साइंस के लिए नहीं है, कोई भी इश्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप इसको इस मेथ और एक जो कॉमन मिस्टेक वो यही करते हैं कि आप सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी कर रहे होते हैं एमसीक्यूज़ को इग्नोर करके, तो ये एक रीज़न होता है कि आपके मार्क्स फिर उस तरह से नहीं आते, इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। सोर्सेज़ मैं मेंशन ज़रूर कर दिए यहाँ पे, बट अगर आपके पास नहीं होगा इनफ टाइम, तो आप ना भी करेंगे, आपकी इन स्लाइड्स में इन सब सोर्सेज़ का मटेरियल मौजूद है। ये बुक अगर किसी को होती है कि हमने स्लाइड्स भी पढ़नी है, बट बुक भी हमारे पास होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है कि कोई बुक उनके पास हो। तो ये एनवायरमेंटल साइंस बाय इमरान बशीर, यही एक बहुत अच्छी बुक है, तो आप लोग ये ले सकते हैं। फिर कुछ सोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। इसी तरह कुछ वर्ल्ड बैंक की एनवायरनमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। ओके।
नेक्स्ट अभी जैसे अगर हम अभी ही बात कर लें, आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि टू कॉजेज क्या है इन्वायरमेंटल चेंज के। इन्वायरमेंट हमारा जो है वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके कॉजेज क्या हैं। तो आप लोगों के खुद ही अभी माइंड में इसका आंसर आ जाएगा। सो आप में से कोई भी टाइप कर दे इन्वायरमेंटल चेंज के क्या टू कॉजेज हैं। सो मैं आप लोगों की बेसिक लेवल जानना चाह रही हूँ इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने का, और जबकि मुझे ये श्योर है कि आप लोगों को इतनी नो हाउ है कि आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज किन किन वजह से हो रहा है। सो पार्टिसिपेट करें इसमें। जी बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें कार्बन एमिशंस हैं, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, ये सब चीजें आ जाती हैं। इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरमेंटल चेंज का ह्यूमंस पे, आप लोगों को ये सब चीजें भी आप लोगों के माइंड में आ रही होंगी। ठीक है, 3 ways टू कोप विद एनवायरमेंटल चेंज, इनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। सो सॉल्यूशंस मुझे एक एक सब बताते जाएं, जो जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, राफी आपने बिल्कुल ठीक बताया। रिफॉरेस्टेशन गुड, प्लांटिंग ट्रीज, रीन्यूएबल एनर्जी। 3R को हम 4R कर लेते हैं इसमें। पॉपुलेशन कंट्रोल गुड। सो आप देखें कि आप लोगों ने इतनी नो हाउ, इतना बेसिक नॉलेज आप सबके पास है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। सो आप इसको इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को कोई इसमें लॉन्ग नोट्स बनाने की तो कतई जरूरत नहीं है, आप लोग शॉर्ट नोट्स की तरफ आइएगा। अगर क्योंकि नोट्स मेकिंग सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी हैबिट है, और आपके अपने नोट्स लाजमी होने चाहिए, चाहे वो 1 पेजर की फॉर्म में हो। सो लेकिन स्लाइड्स की जहां तक बात है, तो स्लाइड्स मैंने इसी तरह से डिजाइन किए हैं कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस के लॉन्ग नोट्स को बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब हम इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो हमने आज टॉपिक कवर करना है उससे उसमें आ जाते हैं। मैं एंड पे लूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस, बट अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सिलेबस के सब टॉपिक्स कवर होंगे स्लाइड्स एंड लेक्चर से। तो डेफिनेटली सभी लेक्चर सभी टॉपिक्स कवर होंगे। कोई एक टॉपिक मैं छोड़ दूंगी जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है या कभी भी नहीं पूछा गया, और उसका कोई स्कोप भी नहीं आने का। बट जो आपके 99% आपका सिलेबस इसमें कवर होगा। सो हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और ये एक इन्वायरमेंट गोल क्यों है, इस पे क्यों इतनी बात की जाती है कि हर जो वे हम अपनाएं इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो वो सस्टेनेबल की तरफ जाए। अगर हम वाटर सिक्योरिटी की बात करें तो भी सस्टेनेबल वाटर सिक्योरिटी हो, अगर हम कोई इकोनॉमी का प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो। सो कि अल्टीमेट गोल क्या है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो उसमें। फिर जो नेक्स्ट हमारा गोल है इस लेक्चर का, वो है इश्यूज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या इश्यूज हैं। ये आपका ईयर के पास पे प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा हुआ है। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी, ये इसके दो मेजर इश्यूज हैं, इन पे हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सो हम एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।
तो कुछ जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू होते हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने एनवायरनमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। जैसे हम एक जनरल वे में लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी हमारी सराउंडिंग होती है। सो अगर हम एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से लें, तो कोई भी सराउंडिंग जैसे जिसमें हमारी लैंड आ जाती है, वाटर आ जाता है, एयर, प्लांट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जितने भी वो आ जाते हैं, वो सब एनवायरनमेंट को हमारे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये यहाँ पे इसकी टेक्निकल जैसे प्रॉपर डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, biological, physical and chemical factors surrounding the man necessary protection to him and give the necessary protection to him. So अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जैसे जीएसए के पेपर में या इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एक पार्ट में आ जाता है और डिफाइन इट्स आगे चीजें कंपोनेंट्स आ जाते हैं या फिर पॉल्यूशंस को, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को वो करें। तो आप ये देखेंगे टेक्निकल वे में एक प्रेजेंट अच्छे वे में आप इसको किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इन्वायरमेंट इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल। फिजिकल में इन्वायरमेंट की डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो आ जाती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। फिर बायोलॉजिकल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसमें बायोटिक, लिविंग, सॉरी, एबायोटिक, नॉन लिविंग एंड बायोटिक, लिविंग। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड को, कंज्यूमर्स हैं इसमें जो कि कंज्यूम करते हैं, और डीकम्पोजर है जो इनकी डीकम्पोजिशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। देन कल्चरल जिसमें सोसाइटी है, लोग आ जाते हैं इसमें, पीपल, इकोनॉमी एंड देन पॉलिटिक्स। तो इन सब चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट हमारा बन रहा है। ओके, आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोगों ने इस तरह से इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट करनी है, और इस ये जिस तरह से रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इस तरह की डेवलपमेंट जो कि सस्टेन कर सके, एक सस्टेनेबल मैनर में चल रही हो, कि वो अभी की जैसे प्रेजेंट की नीड्स को भी अफेक्ट ना करे, और जो फ्यूचर जनरेशंस जो होंगी, जो हमारे आएंगी, तो उनके लिए भी वो चीज डिप्लीट ना हो। तो मतलब एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी डेवलपमेंट है, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। According to our Common Future Report, sustainable development refers to an approach to a development that, अब ये देखें यहाँ से आपकी पूरी इसकी डेफिनेशन बन जाती है और पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। That meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So अब अभी तो हम अपने लिए तो डेवलपमेंट कर रहे हूँ, बट आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो सोर्स, या जिस तरह से हम कोई एनर्जी का सोर्स देख लेते हैं, हम वाटर के सोर्स की बात कर लेते हैं। सो वाटर को एक सस्टेनेबल लेवल पे हमें कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जब पाकिस्तान बना, या अगर हम 1970s या 1980s की भी बात कर लें, तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी वाटर की, वो 2000 से अबव थी, जो कि अब बिलो 1000 रह गई है। तो हमारे जो हाँ, जो कंजप्शन हो रही है वाटर की, वो एक सस्टेनेबल रेट पे नहीं हो रही, हम ये कह सकते हैं। तो उसको सस्टेनेबल रेट पे लाना है कि जो फ्यूचर जनरेशंस हमारी आएंगी, वो भी वहां पे वाटर स्कार्सिटी ना हो पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई, ये इसका रीडिंग मटेरियल है, इसको आप लोगों ने जस्ट एक रीड देनी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इस तरह से आपको सारा रीडिंग मटेरियल स्लाइड्स में अवेलेबल होगा। तो जैसे अभी हमने पास्ट एनालिसिस भी किया, उसमें भी देखा हमने कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको स्टार्ट करना है, ये वाली डेफिनेशन लिखकर। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखें, फिर लिखें व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने हेडिंग बना दी, यहाँ से उसको एक्सप्लेन करें इस तरह से। फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इंटरजेनरेशनल इक्विटी, जैसे मैंने अभी बात की कि प्रेजेंट की नीड तो पूरी हो रही हूँ, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए वो चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन हो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की। दिस पॉलिसी प्रोमोट्स द इंटीग्रेशन
of environmental considerations into economic and social policies, recognizing the healthy ecosystems are vital for sustainable development. So जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि इकोनॉमिक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी हमने इंडस्ट्री लगानी है, सो अगर हम उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं कोई नॉन रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स पे वो चल रही है, फॉसिल फ्यूल या ऑयल पे वो चल रही है इंडस्ट्री, तो वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। सो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना होगा। सो क्लास 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा अजान का। ओके क्लास, अभी किसी ने पूछा हुआ था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी और हर क्लास आपकी रिकॉर्डेड ही होगी, रिकॉर्ड की जाएगी लाइव क्लास। प्लस एमपीटी में सिर्फ आपके कंपल्सरीज आते हैं, बट जीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वायरमेंटल साइंस की जितना आप पढ़ लेंगे और जो करंट अफेयर रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से ही आ सकता है। अभी इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एमपीटी में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ कंपल्सरीज का आपका एमपीटी होता है प्लस उर्दू। ठीक है, ओके हम थे इस पे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इसका फीचर है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को एश्योर कर रहे हैं। ठीक है, फिर सोशल इंक्लूजन, अब जो सस्टेनेबल रेट पे जब चीज़ें कंज्यूम होंगी तो सोशल इक्विटी मिलेगी सबके पास, ये जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सब रिसोर्सेज को सस्टेनेबल रेट पे डिवाइड कर सकें। ये ना हो कि कुछ जो सर्विसेज हैं वो कुछ लोगों को मिल रही हैं और कुछ लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर हम ग्लोबली एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में एट्थ मतलब 1.1% भी पाकिस्तान का कम रोल है, 1% से भी कम, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज में है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इतनी उन्होंने पोल्यूशन कर दी है या इतना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में, कि उसके जो सारे रेपरकशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन पे पड़ रहे हैं। सो अगर वही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे की जाती, सस्टेनेबल रेट पे की जाती, तो सारी जो मुल्क हैं, सारी जो कंट्रीज हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही होती हैं और जो पाकिस्तान जैसा कंट्री है वो इतना ज्यादा उसका रेपरकशन ना होते उस पर क्लाइमेट चेंज के। फिर अगर हम सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की इसमें बात कर लेंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे में किस तरह से किया जाएगा। अडेप्टिबिलिटी की बात कर लेंगे कि मिटिगेशन प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, कौन सी अडेप्टेशन पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि अब वो सस्टेनेबल रेट पे हम उस प्रोजेक्ट को ले आए। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके 2-3 चैप्टर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये रेलिवेंस रखते हैं। अब आपने कोई ऐसे भी अटेम्प्ट करना है और पॉवर्टी रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है आपका, या इकोनॉमी रिलेटेड, इकोनॉमी और पॉवर्टी रिलेटेड, इन्फ्लेशन रिलेटेड, तो आप लोगों को पॉवर्टी लिंक करना पड़ जाता है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका सबसे पहला गोल ये है कि हमने नो पॉवर्टी अचीव करनी है। फिर सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड पे गुड हेल्थ एंड वेल बींग,
4th पे है क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, 5th पे जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, प्रोविजन ऑफ ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th पे है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप ये देखते जा रहे हैं कि ये सारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आप लोगों की सीएसएस के हर सब्जेक्ट के लिए वो इतनी रेलिवेंस रखते हैं कि आप इसको इजीली कोट कर सकते हैं। सो आप लोगों को ये 17 गोल्स में कुछ तो जो गोल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, जैसे ये 7 तक आप लोगों को सब अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आप देखेंगे जो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं, और जैसे कि अब हमारा चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर 7th पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन। सो ये सब आपके इस चैप्टर से लिंक कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? ये 17 गोल्स हैं। इसमें जो इसकी अब हम सब सेक्शंस की बात करें तो 169 इसके टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं। बट हम मेजर याद करें कि ये कितने गोल्स हैं? 17। और ये दिए किसने थे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। और इसका जो 2015 में ये दिए गए, बट इसका जो एजेंडा है वो 2030 तक है कि 2030 तक हमने इन गोल्स को अचीव करना है। और जो इससे पहले जो एसडीजी से पहले जो गोल थे वो थे मिलीनियम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज, ये 8 थे टोटल। बट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 17 है। तो आप लोगों का ये एमसीक्यू भी बन जाता है कि एमडीजीज कितने थे? 8 थे, और जो एसडीजीज हैं वो 17 है। सो जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस किया, ये उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है सारी। 17 गोल्स को यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, अगर की प्रिंसिपल्स की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट के की प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो होलिस्टिक अप्रोच वैल्यू क्रिएशन के लिए, इसको हम वन बाय वन देखेंगे आगे। एथिकल सोर्सिंग एंड ह्यूमन राइट्स को कैसे उस पर बात की जाएगी। अभी मैंने जैसे आपको मेंशन भी किया था सस्टेनेबल प्रैक्टिस हम करेंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी होंगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होंगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिडक्शन हो जाएगा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। सो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सो होलिस्टिक अप्रोच टू वैल्यू क्रिएशन में हम ये देखेंगे कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो। हम कोई रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें हम एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन यूज कर सकते हैं। जैसे हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं कि अब सोलर पैनल्स इतने लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, काफी इंडस्ट्रीज इसकी तरफ जा रही हैं। तो ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो organizations must ensure that their supply chains uphold human rights, fair labor practices and ethical standards। ठीक है। जैसे a fashion brand verifying that its clothing suppliers pay fair wages and provide safe working conditions for garment workers, या आप कोई एग्जाम्पल इस तरह से कोड कर सकते हैं। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिडक्शन की बात करें तो हम इन्वायरमेंटल जो फुटप्रिंट है हमारा, कार्बन फुटप्रिंट, आप लोगों ने इस टर्म से फेमिलियर होंगे कुछ लोग, कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं, अदर देन प्लांट्स एंड जो भी इस तरह की लाइफ है। बट जो एनिमल लाइफ है, ह्यूमंस हैं, सारे कार्बन एमिशन में इनका रोल है। और ये जो कार्बन है यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं 6 मेजर, उनमें जो सबसे ज्यादा शेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, मोर देन 70%। और यही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम डिफरेंट जो इसके रेपरकशंस हैं, वो फॉरेस्ट फायर भी हम देख रहे हैं, वाइल्ड फायर जो एलए में 2024 के दिसंबर में भी हमने देखी, 2025 के जनवरी में स्टार्ट हुई। देन हम फ्लड्स की अगर हम बात कर लें तो कहीं पे ड्राउट है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो उसकी जो मेजर कॉज क्या है वो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा।
फिर हम लोकल सोर्सिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की इसमें बात करेंगे कि हमने जो लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इख्तियार करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, और जो ताकि जो कम्युनिटीज पास रह रही हैं वो भी, उनको भी फायदा हो उस चीज का। प्लस जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जैसे ट्रांसपोर्ट करने, अगर कोई एक चीज दूसरे सिटी में जाके एक्सपोर्ट हो रही है जबकि उसकी विसिनिटी में वो चीज नहीं बन रही, तो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल यूज होगा, अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। बट अगर वही उसके विसिनिटी में एक फैसिलिटी है कि वहां पे एक चीज बन रही है और उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सोर्स लोकली, तो हमें लोकल चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से हम एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसमें इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेस इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, जैसे एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर पार्टनरिंग विद सप्लायर्स टू डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट कंपोनेंट्स। सो इस तरह से इनोवेट किया उसने अपनी, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरर है तो उसने कहा कि मैं एनर्जी एफिशिएंट चीजें यूज कर लूं, तो ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस होगी। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का, अभी ये जो हमने पढ़ा ये आपकी समझ के लिए था, ये सारा होलिस्टिक अप्रोच, ये जो की प्रिंसिपल्स हैं, ये वो कभी पूछता नहीं है, बट मैंने आप लोगों की सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपको वो क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हमने प्रीवियस डिस्कस किया था व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आपसे पूछेगा। नेक्स्ट पूछते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ओके, आप लोगों ने याद रखना है कि 3 कंपोनेंट्स होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले तो यही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस से बिल्कुल लिंक कर रहा हो। सेकंड है सोशल प्रोग्रेस, के पीपल्स लाइफ को भी एक सस्टेनेबल अप्रोच मिले, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। तो ये 3 कंपोनेंट्स जब फुलफिल होंगे और जब डेवलपमेंट होगी तो हम कहेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है ना, उससे इन्वायरमेंट को डिग्रेड हो रही हो, उससे ना ही कोई जो ह्यूमन लाइफ है वो अफेक्ट हो रही हो, और उससे पाकिस्तान या वैसे इकोनॉमी को, किसी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा हो, तो उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, पाकिस्तान में डिफरेंट डैम्स पे बात की गई, लेकिन कुछ डैम्स पे सिर्फ बात हुई और उसको उसका इनिशिएटिव उस तरह से नहीं लिया गया, उस पर प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल लाइफ है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही थी, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से होनी थी। जैसे यहाँ पे फिर सोशल प्रोग्रेस नहीं है। देन उससे फॉरेस्ट कवर काफ़ी अफेक्ट हो रहा था, वहाँ से काफी फॉरेस्ट कवर को क्लियर करना पड़ता और उस डैम को वहां पे बनाया जाना था, तो उससे इन्वायरमेंट यहाँ पे डिग्रेड हो रही होती। तो ये फिर, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर उससे अचीव हुई भी तो वो एक सस्टेनेबल रेट पे ना हुई, ठीक है। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट है वो इस तरह से लगाना है कि ये सब जो फैक्टर्स हैं उसमें फुलफिल हो रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इसको हम इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। It means that decisions are made in most equitable and fiscally sound way possible while considering the other aspects of sustainability. In most cases, projects and decisions must be made with longer term benefits in mind rather than just the short term benefits. अभी ये सारा वो क्रक्स है मेरी बात को जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की प्रीवियसली, कि आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म पे नहीं सोचना, आपने अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सोचना है। आपने पाकिस्तान के सिर्फ अभी कोई भी गवर्नमेंट जैसे आती है तो हम ज्यादातर ये पॉलिसीज बनाते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, और जब वो गवर्नमेंट खत्म होगी तो वो उसकी पॉलिसी भी वहीं पे खत्म हो जाती है, जो कि एक मेजर हमारा कॉज है कि हमारी इकोनॉमी उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाती और ड्विंडलिंग इकोनॉमी है पाकिस्तान की। सो उसके लिए आप लोग जैसे करंट अफेयर्स में भी देखते हैं कि हम ये जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देते हैं किसी भी चीज का, तो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जितनी भी मैंने बात एक्सप्लेन की ये सारी यहाँ पे आप लोगों को इस वे में लिखी हुई मिल जाएगी।
ओके, सोशल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, जिसको हम, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये कंपोनेंट शो करवाया था सोशल प्रोग्रेस का। अभी हमने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ली। अब हम सोशल प्रोग्रेस को किस तरह से देखेंगे? सोशल सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। तो डेवलपमेंट हम कोई भी कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि लोगों को उससे फ़ायदा हो, ठीक है? अगर कोई इंडस्ट्री एक प्रोजेक्ट लगा रही है, तो वो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो बना तो लोगों के लिए रही है, चाहे वो अपने लिए उससे उसको प्रॉफ़िट मिल रहा हो, बट वो पीपल सेंटर्ड ही वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगी जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा। तो इसी तरह जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए, उसमें इक्वल राइट्स इंश्योर हों, अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, बेसिक लेवल ऑफ इनकम हो, एनवायरमेंटल क्वालिटी हो सबके लिए, तो इसको हम कहेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह से आप लोग इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन ना कीजिएगा इसमें, बट इस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, इक्विटी होगी, डाइवर्सिटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पाकिस्तान में लोग हैं या किसी भी स्टेट में, तो उन सब को उससे फ़ायदा हासिल हो रहा हो। कनेक्टेडनेस, इसी तरह डेमोक्रेसी, जिसकी वैल्यूज़ में ये फ्रीडम आ जाता है, इक्वल राइट्स आ जाते हैं, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये सब चीज़ें जब इंश्योर होंगी तो हम कहेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी है। सो ये एक कोट है, आप इस तरह से कोट कर सकते हैं, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पिलर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसको इकोलॉजिकल कैपिटल भी कहते हैं। ओके, मैं इसमें ना आपको रेफरेंस यहाँ पे कोड कर दूंगी, यहाँ पे मिसिंग है रेफरेंस, सो बिफोर सेंडिंग द पीडीएफ आई विल ऐड द रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसको इकोलॉजिकल कैपिटल भी कहते हैं। अभी तक जितनी मैंने बात की वो सब क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो रहा हो। कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएं तो वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हो, ना कि उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो उसको कहेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। टू लिव इन ट्रू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर कंज्यूमिंग आवर natural resources such as materials, energy, fuels, land, water at a sustainable rate. ये मैं आप लोगों के लिए इस तरह रीड कर रही हूँ कि अगर किसी को अभी हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। जो मैंने अभी आप लोगों को सारी बातें एक्सप्लेन की, वही आप लोगों को ये इस तरह से रीडिंग मटेरियल मिल रहा है एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ये वही बातें देखें, जिस तरह से रिसोर्सेज, if resources cannot be continued indefinitely, then they are not sustainable. It requires maintaining natural capital as both a provider of economic inputs called sources and an absorber called sinks of economic outputs called waste. In practical terms, the theory of environmental sustainability suggests a planning process that allows balancing the use with the capacity of natural sources and the environment to replenish and absorb. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में मेजर ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो हम जब हम क्लाइमेट चेंज का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको एड्रेस करेंगे, बट मैं आप लोगों की बेसिक नो हाउ के लिए बता दूं, सबसे जो मेजर उसमें गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद है मीथेन। बट कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, उसको कम करना है, उसको सस्टेनेबल उस पे लेके आना है। तो जो एनवायरनमेंट है वो सोर्स का काम तो कर रहा है, ठीक है? अब एनवायरनमेंट में ही मैन है, एनवायरनमेंट में ही एनिमल्स हैं और वो ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। या उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं या और चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है? हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन अब यही एनवायरनमेंट एज़ अ सिंक भी काम करेगा, एब्ज़ॉर्बर भी काम करेगा। वो कैसे? जैसे अगर हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक? तो हमने प्लांट्स लगा दिए, ट्री कवर एनहांस कर दिया, फॉरेस्ट कवर एनहांस कर दिया। अब यही जो प्लांट्स हैं, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट हैं एट द सेम टाइम, यही एब्ज़ॉर्बर का काम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। इसी तरह जो ओशंस हैं, ओशन
फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं कि हम ओशंस में इस तरह का मैकेनिज्म करते हैं, इस तरह के मिनरल्स ऐड करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, या आप कह लें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सब फिर उस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब है वो इन्वायरमेंट में हो रही होगी, डायरेक्ट एब्जॉर्बर क्या होंगे, फॉरेस्ट या इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो हैं, और जो उसके बाद आता है वो ओशंस आते हैं, सीज आते हैं। तो ये आप देखें कि इन्वायरमेंट एब्जॉर्बर का काम भी कर रहा है एट द सेम टाइम, while playing the role of the source of carbon dioxide. सो environmental sustainability किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज लगाएं तो वो सस्टेनेबल हों, उधर जो प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हों, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को वहाँ पे यूज़ किया जाए। फिर यूज़ ऑफ ग्रीन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जाए, उसी पानी को रीयूज़ किया जाए ताकि वाटर स्कार्सिटी से बचा जा सके। वेस्ट रिसाइक्लिंग एंड रीयूज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेबल वे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इको टूरिज्म, उसके ज़रिए हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे। बिहेवियरल चेंज इन डेली लाइफ, कि हमने कौन-सी इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे आप ग्रीन ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें मल्टीपल ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान भी जिनका पार्ट है, जैसे यूएनएफसीसी है, जैसे रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल या कोप हैं डिफरेंट, इस तरह से कोई भी कंट्री इन चीज़ों को जब फॉलो करेगी तो वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लेगी। ओके, ये इस तरह से केस स्टडी दी हुई है। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह से केस स्टडी को प्रेजेंट कर सकते हैं। Environmental sustainability, a necessary precondition of sustained economic growth. अच्छा, यूएस ने क्या किया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, यूएसए में ना 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया और उसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी है वो सारी शैटर हो गई थी, और इसकी जो इकोनॉमी है उसको शैटर होने को हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। United States has been expanding the amount of its land area covered by trees since 1920s and actively managing its soil since 1930s. These measures have greatly improved America's productivity in paper products and foodstuffs since the Great Depression. तो ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर लैंड पे काम करना शुरू किया था। इन्होंने अपनी जो फॉरेस्ट कवर है वो इन्हांस किया, वो इंक्रीज किया। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, और जो अमेरिका का के कुछ जो सिटीज़ हैं वो, कुछ जो स्टेट्स हैं वो क्या बन गई थी, वो ब्रेड बास्केट भी बनी। फिर हम देखते हैं, अगर किसी का यूएस हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उन्होंने इस बारे में पढ़ा होगा ज़रूर। ओके, एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सो तीन ये एम्स होंगे, इक्विटेबल हो, बियरेबल हो, वायबल हो। सोशल और जब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी तो वो इक्विटेबल होगा, सोशल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी तो बियरेबल होगा, और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी तो वो वायबल होगा। आगे हम इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने अचीव करनी होती हैं, ये एक अल्टीमेट गोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, तो आप लोगों ने जब एक्सप्लेन कर दिया उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उसके बाद अब हम जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे बारी बारी हमने तीनों कंपोनेंट्स पढ़े। उसके बाद आप इस तरह से ये पाई चार्ट इस तरह से बना सकते हैं, इस वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा भी है, ओनली थ्रू बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस वी कैन अचीव ट्रू सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रूली सर्कुलर इकोनॉमी। मेजर्स क्या होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल रेट पे किया जाए यूज, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों से भी बात की थी, हम सस्टेनेबल या रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक। फिर उसी तरह रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अप्रोच,
की बात कर लेते हैं हम। इनको यूज़ करेंगे तो हम सस्टेनेबल रेट पे आ जाएँगे। प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करना होता है किसी भी सोसाइटी में। जैसे कुछ लोग आज से कुछ अरसे पहले की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ उन पे इतनी बात ही नहीं की जाती थी, आवाज़ ही नहीं उठाई जाती थी। और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं, वहाँ पे इतनी नो हाउ नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। सो ये जो बातें हैं सिर्फ़ एक बेसिक लेवल एक ख़ास लेवल तक रहती थी। अब जबकि सब लोगों को जनरल जो पब्लिक है उनको भी इस चीज़ का पता है। रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन एज़ पर कैरिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को वाटर कंज़प्शन की एग्ज़ाम्पल दी, कि अब जो वाटर को है वो सस्टेनेबल रेट पे किस तरह से कंज़्यूम करना है आपने। तो ये एक रिसोर्स है वाटर, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे पर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर हम ये चीज़ें अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक सस्टेनेबल हम प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं। सो ये इस तरह से मैंने जो आप लोगों को अभी समझाया सारा क्रक्स ये उसका रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी है, फिर ये 4R अप्रोच है, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवर। सो जैसे आप लोगों ने अभी मेंशन किया था किसी ने 3R, तो अब 3R की जगह अब आप लोग 4R इसको मेंशन कर लें। प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अभी जैसे मैंने आप लोगों को सारा वो किया एक्सप्लेन, रिसर्च कर सकते हैं। एज़ अ सिटिज़न आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस होनी चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए? ओके, नेक्स्ट आ जाता है इश्यूज़ क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो इश्यूज़ में हम देखते हैं जो यूँ तो वैसे काफ़ी इश्यूज़ होंगे, बट जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जो मेजर तो इश्यूज़ हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉवर्टी। वो इसलिए कि देखें पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तभी जो रिसोर्सेज़ हैं उनका जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा फास्टर रेट पे हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सस्टेनेबल रेट पे होना चाहिए ताकि वो चीज़ें जल्दी ख़त्म ना हो और आने वाले लोगों के लिए भी प्रेज़ेंट रहे। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी। सो पॉवर्टी में क्या कैसे होगा कि पॉवर्टी जब होगी किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे वो लोग किस तरह की प्रैक्टिसेज़ अपनाएँगे कि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही होंगी। तो वो हम दोनों देखेंगे। नेक्स्ट इज़ रैपिड राइज़ in energy consumption due to industrialization and urbanization. नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन बॉट अबाउट बाय अर्बनाइजेशन, ये यही चीज़ है। वेस्ट जनरेशन इन अर्बन एरियाज, फूड इनसिक्योरिटी। सो आप ये देखें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दोनों यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लिंक कर रहे हैं। तो मेजर आपके यही दो इश्यूज हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ बिगेस्ट इन्वायरमेंटल कंसर्न है। पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है टॉपिक है वो आप लोग पाक अफेयर्स में भी इसको कवर कर रहे होते हैं। सो पाकिस्तान की जो 241 मिलियन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन एज पर 2023 डिजिटल कंसेंसस। सॉरी, एज पर 2023 डिजिटल सेंसस। आगे हम देखते हैं कि अब तक 8 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की हो चुकी है 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये दोनों स्टैट आपको याद होने चाहिए, या आपकी डिफरेंट पेपर्स में इसको कोट भी कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस का अगर इस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई चैप्टर आ जाता है या कहीं और आपको अर्बनाइजेशन के टॉपिक में कहीं कोट करना पड़ सकता है, तो आप लोगों के पास ये ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि अभी पाकिस्तान की एस्टिमेट इतनी हो गई है 2025 के मुताबिक, बल्कि आपने किसी वेल आर्टिकुलेटेड रिपोर्ट जो है एक, जैसे पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है उसको आपने मेंशन करना। ये कुछ इस तरह से आप मैंने यहाँ पे स्टैट शो कर दिए हैं। यूएन प्रिडिक्ट्स अ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ 10.6 बिलियन बाय 2050। सो आप लोग इस तरह से ना इसको सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स से अपने आंसर को। सो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट क्या होता है? अब मुझसे भी ना ये जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। सो आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, मुझे चैट में आंसर
कीजिए आप लोग। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन एंड पे आंसर करूँगी। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा एनवायरनमेंट पे? रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक बढ़ गया है, उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया है हमारा। कार्बन फुटप्रिंट अल्टीमेटली results in greenhouse gas emissions and then in ultimately in global warming and then in climate change। ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन देखें किस तरह से हो रही है। ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, फॉरेस्ट कवर्स को कंप्लीटली क्लियर किया जा रहा है, फूड इनसिक्योरिटी। जी, मोर पीपल मोर कंजप्शन मोर वेस्ट, तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ जाती है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहे हैं। सो आप देखें इस तरह से डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं पॉपुलेशन की। तो जो एक इशू है वो सबसे बड़ा यही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ओके, एट एनी लेवल ऑफ अब आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास फुल इस वे में नहीं आएगा, इसके दो तीन पार्ट्स में आ सकता है। जैसे कंपोनेंट्स और व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पोर्शन हो गया, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपके पास आ सकता है कि व्हाट आर इश्यूज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें अब ये पॉपुलेशन का आएगा, तो आपने इसको लाजमी एक्सप्लेन करना है कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो क्या होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, वो क्या किसका फंक्शन होगा। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला है। पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन साइज को, देन ए पर कैपिटा कंजप्शन, और जो टी है वो एनवायरमेंटल डैमेज कॉज बाय टेक्नोलॉजी। जब ये तीनों चीजें हो रही होती हैं तो फिर ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। Population density plays the most important role in shaping the socio-economic environment. The shape also takes a negative form provided the scenario of population explosions exceeds the Earth's carrying capacity. So अगर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ के पॉपुलेशन हो जाए तो रिसोर्स डिप्लीशन भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हैं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं रहती। फूड सप्लाई पे इम्पैक्ट है, जैसे फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज में उसका पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीशी हैं वो लॉस हो सकती हैं, हैबिटेट लॉस होगा उसकी वजह से। जब लोग किसी भी फॉरेस्ट कवर को क्लियर करके हाउसिंग स्कीम्स बनाएंगे या फिर कोई और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो होगा क्या कि वहाँ उस फॉरेस्ट में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज होंगी, डिफरेंट वहाँ का फ्लोरा होगा, फाना होगा। ठीक है, फ्लोरा कहते हैं प्लांट लाइफ को, फाना कहते हैं एनिमल लाइफ को। तो उनके जो हैबिटेट होगा वो लॉस हो जाएगा, और जो स्पीशी हैं वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी। Then urbanization and environmental degradation, waste generation, decrease in ecosystem productivity. इसको मैंने वन बाय वन इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है विद स्टैट। फूड सप्लाई कैसे इम्पैक्ट हो रही है? Failure to provide basic necessities to people such as food is liable to create social tension. So nowadays food security is being viewed by governments as national security issue. अच्छा, आप लोग यहाँ से इसको सब्सटेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मुताबिक population in 64 out of 105 developing countries has increased faster than availability of food supplies. So एक बेस्ट तरीका यही होता है अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने का कि आप उसको किसी ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ सब्सटेंशिएट करें। ठीक है, देन वाटर कैसे इम्पैक्ट हो रहा होगा, वाटर क्वालिटी कैसे डिग्रेड होती है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अब ज़्यादा लोग होंगे तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी नीड भी ज़्यादा बढ़ेगी, एग्रीकल्चर नीड भी ज़्यादा बढ़ेगी।
तो उनकी वजह से जो भी वेस्ट जनरेशन होता है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा और अल्टीमेटली वाटर जो है अवेलेबिलिटी उस तरह से क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। सो ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे स्टेट ऐड किया है वाटर रिलेटेड। 36% पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड वाटर। सो आप देखेंगे कितने कम लोगों के पास क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है। ग्लोबल वाटर्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। फिर जो ग्लोबली 844 मिलियन पीपल के पास एक्सेस नहीं है क्लीन वाटर की, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। इस तरह से ना आप लोग ये सारी स्टैट याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी आपको स्टैट याद रह जाए तो इनफ होता है। इसको मेंशन करने का ज़्यादा स्टैट इसलिए मकसद है कि आप लोगों के लिए ईज़ हो और जो अपनी मर्ज़ी से आप लोग इसको स्टैट को प्रिपेयर कर लें। देन क्लाइमेट चेंज पे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है? पॉपुलेशन राइज इक्वेट्स टू राइज इन क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं। अब ये देखें, अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं मैन मेड एक्टिविटीज या जो एक्टिविटीज कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो वो एक नॉर्मल जनरल एक टर्म बन जाती है। बट अगर आप इसको इस तरह की वर्ड्स यूज करेंगे तो ये एक स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड एक जार्गन है, एक टेक्निकल टर्म है क्लाइमेट इसकी एनवायरमेंटल साइंस की, एंथ्रोपोजेनिक। तो ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन की उसमें बताया था स्लाइड्स में। ओके, क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है? अभी जैसे आप लोगों में से एक ने मेंशन किया कि ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाता है। जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ट्रांसपोर्ट पे अफेक्ट होगा। सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगी और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। देन बायोडाइवर्सिटी मैंने अब आप लोगों को बता दिया, ये वही उस तरह से लिखा हुआ है कि हैबिटेट लॉस और इस तरह से चीजें होंगी अगर पॉपुलेशन राइज होती है। ओके, ये एक और स्टैट है वाइल्ड फायर्स यूएस वेस्ट में, ये नासा की रिपोर्ट है। अगर हम क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये 2022 के जो फ्लड्स हैं उनमें 30 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए। और अभी जो है डाटा आएगा, वो मैं न्यू डाटा इसमें जब कोई रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी वेल ऑथेंटिक रिसोर्स वगैरह से सोर्स है, तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अब ये जो है बायोडाइवर्सिटी का स्टेट है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के मुताबिक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस हैज डिक्लाइंड बाय 28% ग्लोबली सिंस 1970। तो इस तरह से आप देखें कि इस जो लेक्चर में आपके पास डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज, उनसे भी सारी मैंने कोट की हुई हैं, जो जितने भी फैक्ट्स हैं। वेस्ट जनरेशन में आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आ सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी आ सकता है। 2.3 बिलियन डोंट हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2023 की। फिर अर्बनाइजेशन और एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो कैसे हो रहा है पॉपुलेशन की वजह से। सो ये सब चीजें आप लोग इस तरह से प्रॉपर वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास मटेरियल की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। जिसने जितना अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इन स्लाइड्स को पढ़ना है वो पढ़ सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी वे में आ सकता है, आप लोग इनफ इस पे लिख सकते हैं। ओके, अब क्लास का जो टाइम है वो एंड होने वाला है। पॉवर्टी को हम कल की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी। जी, काइंडली क्वेश्चंस पूछिएगा। ओके, मैं यहाँ पे देख भी लूँ जो आप लोगों ने पहले पूछे हुए हैं। व्हाट शुड बी आइडियल लेंथ ऑफ द आंसर? आइडियल लेंथ 7 to 8 पेजेस होनी चाहिए। आपने क्वालिटी मटेरियल लिखा है,
बात नहीं लिखी और आपने प्रॉपर्ली एड्रेस किया क्वेश्चन के हर पार्ट को, तो 8 पेजेस या 7 टू 8 पेजेस इनफ होते हैं। बट अगर आपकी अच्छी स्पीड है, राइटिंग स्पीड अच्छी है और आप को एक अच्छा आंसर आता है, तो आप बैलेंस लेके इसको 9 पेजेस पे भी लेके जा सकते हैं। राहिला पूछ रही हैं कि सब सब्जेक्ट के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये आप लोगों को अपनी जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सीएसएस की 2026 के अटेम्प्ट में टाइम अब कम रह गया है और आप लोगों को स्पीड अप करना पड़ेगा अपनी सारी एक्टिविटीज जो अदर देन स्टडीज हैं वो स्किप करके, और बिल्कुल आप लोगों ने फोकस अब होना है सीएसएस के लिए। कोई अपीयर होना चाह रहा है अगर 2026 में, तो इसके लिए यही है कि आप लोग अपना टारगेट ये रखें कि अक्टूबर तक आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है, डिफरेंट जो क्लासेस हैं, सोर्सेज हैं, वो सब आप कंप्लीट कर लें। नवंबर में आपका एमपीटी है और उसके बाद आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करनी है या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, जिस तरह से भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इतना टाइम नहीं हुआ कि आप लोग क्लासेस वहाँ पे ले रहे हो। सो इसके लिए यही है कि अभी आप लोगों को ये लग रहा होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ क्लासेस लिए जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स का, और आप लोग उन क्लासेस के साथ-साथ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं क्लासेस के टॉपिक्स कवर करा के, अभी मैंने बैच 1 में भी यही प्रैक्टिस की और उनकी इतनी अच्छी ये तैयारी हो गई है। ठीक है? उस क्लास का फीडबैक भी इस हवाले से बहुत अच्छा है कि हमें साथ-साथ एनवायरमेंटल साइंस तैयार हो गया और ये कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप इसको अच्छे वे में लेके चलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ-साथ चलिएगा इसमें, एनवायरमेंटल साइंस में, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका एक टेस्ट हो जाएगा, फिर जितना मतलब इसी तरह से 3 वीक्स जो क्लासेस चलेंगी, 3 आप लोगों के टेस्ट हो जाएँगे और फिर एंड पे आप लोगों का फुल लेंथ मॉक भी हो जाएगा। सो इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको रिवीजन की उस तरह से। जब आपकी सारी रिविजन्स कंप्लीट हो भी जाएँगी, दिसंबर में आप लोग कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं, तब आप इसको बस रिवाइज़ थोड़ा-सा कीजिएगा, या आप लोगों का सब्जेक्ट कहीं नहीं जाता। स्लाइड्स डाउनलोड नहीं होंगी। अ, जी राहिला, आपके पास जब एक्सेस है गूगल क्लासरूम की, आप लोग किसी भी टाइम उसको ओपन कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे कि वो आपके किसी फ़ोल्डर में पड़ी हैं। एनी गुड बुक फॉर एनवायरमेंटल साइंस, सिर्फ़ इमरान बशीर की बुक मोर देन इनफ है। वो सीएसएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की गई है। जी दुर्र नायाब, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ टॉपिक्स। जो कल की क्लास में आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही ये एक लॉन्ग चैप्टर है, लेंथी है थोड़ा-सा। तो इसी का नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, बायोडायवर्सिटी। अभी मुझे इस तरह से प्रॉपर 1 सेकंड में बताती हूँ आपको। ओके, इसमें बायोडायवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन, पॉवर्टी हम पढ़ेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उनको किस तरह से अचीव किया जाए, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, वो पढ़ेंगे। जी, मैंने कहा ना, मेरी स्लाइड्स के अलावा आप लोगों को किसी भी नोट्स बनाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं होगी, कि मैंने बनाई ही इस तरह से है। और आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ विजुअल्स भी मैंने इस तरह से ऐड किए हैं कि आप लोगों की विजुअल मेमोरी भी इससे बने। अब ये जो बुक आप लोग लेंगे, बुक ले लें बेशक, लेकिन बुक एक ना बड़ी ड्राई सी एक चीज़ लगती है, जब उसमें सिर्फ़ पैराग्राफ से लिखे हों और आप लोग फिर हाइलाइट्स उसको कर रहे होते हैं। अगर कोई उस तरह से अपनाना चाह रहा है, कोई बुक लेना चाह रहा है, तो वो ले लें, बट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल बनाएँ, बट लॉन्ग नोट्स ना बनाइएगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, जब आपके पास एक अच्छा प्रेज़ेंटेबल मटीरियल मौजूद है।
ओके, मैं आपके साथ अपने ये वाली स्लाइड शो कर देती हूँ। मेरा स्कोर 74 था एनवायरमेंटल साइंस में। और आप लोगों का क्या क्वेश्चन है? ओके, नबील अकरम आपने पूछा 2000 से 1000 हो गई है। वाटर की जो पर कैपिटा कंजप्शन है पाकिस्तान में, वो जैसे पहले 1980s की हम बात करें तो वो 2000 से अबव थी। ठीक है, वो अब 1000 से कम रह गई है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आप इसको कह लें पानी की। अब जो पर पर्सन के पास जो अगर हम पानी है तो वो बिलो 1000 है, तो कितना कम हो गया है। तो आप यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल रेट पे वाटर को यूज नहीं किया जा रहा। जी, गुड बुक ऑफ एनी लोकल राइटर इमरान बशीर लोकल ही हैं, पाकिस्तान के ही हैं, और ये पीएमएस ऑफिसर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी ये बुक लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने बुक लेनी है लाजमी तो ये बुक लीजिएगा। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, रियो समिट एटसेट्रा, उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? उसको आप लोग मेरे स्लाइड से प्रिपेयर करेंगे। जब अगर इनरोल होते हैं तो मैं उसको, उस पे मेरा पूरा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। और अगर आप लोगों ने खुद से इसको प्रिपेयर करना है तो आप लोग बुक से प्रिपेयर कर लीजिए। इंटरनेट से कोई आर्टिकल आपको मिल जाएगा रियो समिट का, और जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं वो आप लोग वहां से प्रिपेयर कर लें। इस लेक्चर की जो 3-4 स्लाइड्स रहती हैं पॉवर्टी, बट ये जो चैप्टर है इसके अभी 2 क्लासेस और होंगी। जी, इसी स्लाइड को आप लोग क्रैम कर लीजिए और इसी से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ये चैप्टर कल खत्म नहीं होगा। ये चैप्टर लेंथी चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सिर्फ एक इससे एक चैप्टर से आप लोगों के पास 3-3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एक पेपर में। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आएगा आपके पास, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आएगा, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो भी आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसकी आपके आज की क्लास हो गई, ये 2 और क्लासेस इस पे होंगी। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे अब मैंने अभी आपको बताया, उसमें रियो समिट है, यूएनएफसीसी है, एजेंडा 21, आवर कॉमन फ्यूचर, ये सब आप लोग इंटरनेट से कर लें प्रिपेयर, या किसी जैसे इमरान बशीर है उसकी बुक से कर लें, अगर आप लोगों ने मेरी स्लाइड से नहीं करना तो। बट मैंने इस पे प्रॉपर स्लाइड्स बनाई हुई हैं।